Hello dear students, I am Prem Kumar Patle from KV number Chhindwara. Dear students, from today onwards we are going to start the third chapter of your textbook, which is Kinship, Caste and Class. Dear students, in this session we will see about the textual traditions. Okay, and we will get an information about the central story of the Mahabharata. After that we will see Sukathankar as and the critical edition of Mahabharata. What he analyzed on the Mahabharata, we will see. After that, we will see the structure of family and the norms of family and about their kinship. After that, we will see the ideal of patrilineage, idea of kinship and succession. So, I am going to start from the first paragraph of your chapter. Dear students, in previous chapter we have read about the political and economic changes, okay, which occurred between 600 BCE to 600 CE. बच्चों इसके पहले वाला जो चैप्टर है किंग्स farmers and towns, that topic is also between the 600 BC to 600 CE. And the next topic, which is related to thinkers, beliefs and buildings, that is also the part of same era, same timing. ओके हम जो तीनों चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं बेटा वो 600 BC से लेकर 600 CE के बीच का है. इन फर्स्ट सेकेंड चैप्टर we have read about the economic and political changes. We have read about Mahajanpadas and their economic changes. Okay. Now in this chapter we will see about the kinship, caste and class. Okay. And we have seen about the influence ऑफ चेंजेस. ओके जो परिवर्तनों का जो प्रभाव था वो सोसाइटी पर कैसा पड़ा था हमने उसको भी देखा. वी हैव ऑल्सो सीन अबाउट द ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स as well as the lives of craft specialists, okay, which belong to distinct social groups, as well as we have seen about the unequal distribution of wealth. हमने देखा उस फर्स्ट चैप्टर में कि किस तरह से वहाँ की सामाजिक विषमताएं भरी पड़ी थी, संपत्ति का असमान वितरण, हमने लैंड ग्रांट्स के बारे में भी जाना, लोगों की जीवन शैली को उसमें जाना. तो ये अब उसी से कनेक्ट करता हुआ हमारा जो ये नेक्स्ट चैप्टर है इसको हम समझने का कोशिश करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, थ्रू दिस स्लाइड आई वांट टू एक्सप्लेन अबाउट द यूज ऑफ टेक्सचुअल ट्रेडिशन. द मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस यूज टेक्सचुअल ट्रेडिशन टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेसेस. बच्चों ये जो इतिहासकार होते थे ये सब प्रक्रियाओं को समझने के लिए जो साहित्यिक परंपराएं थी, टेक्सचुअल ट्रेडिशंस था, उसका उपयोग करते थे. ओके. In some texts they lay down about the norms of social behavior. इन जो टेक्स्ट थे इन ग्रंथों से वो सामाजिक व्यवहार के मानदंड किस तरह के होते थे ये जानने का प्रयास करते थे, वो उसको निर्धारण भी करते थे. ठीक. वी कैन आल्सो कैच अ ग्लिम्स ऑफ सम सोशल एक्टर्स फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस. हम इन जो अभिलेख हैं उन अभिलेखों से समाज में कुछ ऐतिहासिक महत्वपूर्ण लोगों की झलक भी देख सकते हैं. जैसे कि हमने देखा था कि मगध में अशोक, सम्राट अशोक के बारे में हमने, सातवाहन के बारे में थोड़ा सा जाना, हमने कुषाणों के बारे में जाना. तो ये जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं जो मौर्यन डायनेस्टी के समय की खास चीज़ों में शामिल था, तो हम उससे एक अभिनायक की झलक हम देख पाए जो कि सम्राट अशोक के रूप में थी. ठीक है. सो वी नीड each text was written from the perspective of specific social categories. और हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि ये जो हर एक ग्रंथ जो लिखे जाते हैं वो किसी न किसी समुदाय को विशेष रूप से ध्यान में रख कर के बनाए जाते हैं, विशेष दृष्टिकोण के साथ इसको तैयार किया जाता है. ठीक. वी आल्सो नीड टू कंसिडर द लैंग्वेज यूज्ड and the ways in which the text circulated, as well as we have to need
वी नीड टू कीप इन माइंड हु कंपोज्ड एंड व्हाट एंड फॉर whom। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि ये किसने बनाया है, किस व्यक्ति ने लिखा है, किसके लिए लिखा है, किन के लिए इनकी रचना हुई है, और इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी हो जाता है कि इस समय किस भाषा का प्रयोग हुआ और इन्होंने इस अपने ग्रंथ का प्रचार प्रसार किस तरह से किया। बड़ी ही सावधानी से इसका जो प्रयोग है वो किया जाता है, ताकि वो समाज में जो आचार व्यवहार, जो एटीट्यूड्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, वो किस तरह से शेप ले रही है या लिया था, उस सोशल हिस्ट्री को जानने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है। तो ये एक जो पैराग्राफ है ये आपको यूजेस ऑफ टेक्सचुअल ट्रेडिशन इसकी इन्फॉर्मेशन देता है। हमने अब तक क्या देखा? हमने ये देखा कि दिस टेक्स्ट ले डाउन नॉर्म्स ऑफ सोशल बिहेवियर, इट इज़ indicating about the social practices and situations of a particular society. It says something about the special category, social categories, specific social categories, and we also understand about who composed it. We can understand about that person who composed it and composed for whom। हम किसने किया और किसके लिए रचना किया उसको जान करके हम उस समय की जो सोशल हिस्ट्री है, सामाजिक इतिहास, उसको समझ सकते हैं। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्सचुअल ट्रेडिशन। बच्चों, नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द सेंट्रल स्टोरी ऑफ महाभारत। ओके, आई थिंक all of you have seen the Mahabharata in different television channels and you know about the Mahabharata। कौरव पांडवों के बारे में आपने सुना भी होगा और इस स्टोरी को, इस जो एपिक है उसको आप लोगों ने विजुअली जो है अटेंड भी किया होगा। द महाभारत अ कोलोसल एपिक रनिंग इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म into over 1 lakh verses with depictions of a wide range of social categories and situations. We draw on one of the richest texts of the subcontinent। प्यारे बच्चों, उपमहाद्वीप का ये सबसे समृद्ध ग्रंथ है। ठीक है, उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक है महाभारत, जिसका विश्लेषण करते हुए हम इसके विशाल महाकाव्य को अगर देखें तो ये पता चलता है कि इसके वर्तमान रूप में करीब 1 लाख श्लोकों से भी अधिक श्लोक हैं। ठीक है, और इसमें विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक श्रेणियां थी और जो उस समय की परिस्थितियां थी उसका पूरा लेखा जोखा इसमें दिया था। इट वॉज कंपोज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ अबाउट 1000 ईयर्स एंड सम ऑफ द स्टोरीज इट कंटेन्स मे हैव बीन इन सर्कुलेशन इवन अर्लियर। बच्चों, इस ग्रंथ की जो रचना हुई थी वो लगभग 1000 वर्ष तक होती रही और इसमें जो कुछ कथाएं लिखी गई है तो वो इस काल से पहले भी प्रचलित थी। ठीक है, ये 500 BC से के आसपास से हुआ, तो इसमें जो कथाएं लिखी गई है वो इस काल से पहले भी प्रचलित थी, ऐसा हमें पता चलता है। एंड व्हाट इज़ द सेंट्रल स्टोरी ऑफ महाभारत? द सेंट्रल स्टोरी इज़ अबाउट 2 सेट्स ऑफ वॉरिंग कजिन्स। आपने देखा होगा कि इसमें युधिष्ठिर और दुर्योधन, जो कि कज़न ब्रदर्स हुआ करते थे, उन लोगों में आपस में लड़ाई थी। दो मुख्य, ये जो कथा है दो परिवारों के बीच हुए युद्ध का एक चित्रण प्रस्तुत करती है। तो दिस इज द सेंट्रल स्टोरी ऑफ महाभारत। द टेक्स्ट आल्सो कंटेन्स सेक्शन लेइंग डाउन नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर फॉर वेरियस सोशल ग्रुप्स। थ्रू दिस यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द पैट्रिलिनी। ओके, आप इससे पैट्रिलिनी को समझने में आपको बड़ी ईजी जाएगा, जो अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। Dear students, you can see on the screen there is a book which has been prepared by V.S. Sukathankar and the critical edition of the Mahabharata. Dear students, one of the most ambitious project of scholarship began in 1919. 1919 में एक जो प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे अंडर द लीडरशिप ऑफ नोटेड इंडियन संस्कृतिस्ट V.S. सुकथांकर। ओके, 1919 में एक प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान थे जिनका नाम था V.S. सुकथांकर। उनके नेतृत्व में एक ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट, महत्वाकांक्षी जो परियोजना थी उसकी शुरुआत होती है। ठीक है, अ टीम कंप्राइजिंग डजन्स ऑफ स्कॉलर इनिशिएटेड द टास्क। क्या काम कर रहे थे ये सभी लोग मिलकर के? डजन्स ऑफ स्कॉलर स्टार्टेड देयर टास्क प्रिपेयरिंग अ क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत।
all the Sanskritist scholars, they were engaged in they were engaged to prepare a critical edition of Mahabharata under the leadership of V.S. Sukatankar. And when they started this work? From 1919. Okay. So this is the important part of this slide. Okay. Obviously काम क्या कर रहे थे? It meant, what exactly did this involve? Initially it meant collecting Sanskrit manuscript of the text written in a variety of scripts from different parts of the country. बच्चों, ये आरंभ में जो देश के विभिन्न भाग थे, भिन्न भिन्न लिपियों में जो महाभारत लिखी गई, देश के विभिन्न भागों में विभिन्न लिपियों में जो महाभारत लिखी गई, उसकी जो संस्कृत की पांडुलिपियों को उन्होंने एकत्रित किया. अब मान लीजिए वो कश्मीर में लिखा हो, उड़ीसा में लिखा हो, नेपाल में लिखा हो, गुजरात में लिखा हो, साउथ में, दक्षिण भारत में कहीं लिखा हो, तो उन जो पांडुलिपियां संस्कृत में लिखी गई थी उन सबको ये कलेक्ट कर रहे थे. द टीम वर्क आउट अ मेथड ऑफ कंपेयरिंग वर्सेस फ्रॉम ईच मैन्युस्क्रिप्ट्स. अब इस पर काम करने वाले लोग क्या कर रहे थे कि जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट्स थी उनको कंपेयर कर रहे थे. अल्टीमेटली दे सिलेक्टेड द वर्सेस दैट appeared common to most versions and published this in several volumes running into over 13,000 pages. The project took 47 years to complete. बच्चों, ये जो स्कॉलर्स थे इन्होंने श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढा और इन्होंने क्या काम किया कि कंपेयर किया और ऐसे श्लोक्स का, ऐसे वर्सेस को उन्होंने आइडेंटिफाई किया जो कॉमन थे और मोस्टली जो कॉमन वर्जन्स थे उनको उन्होंने अलग किया और उन्होंने उसको पब्लिश किया और वो भी सेवरल वॉल्यूम्स में इसको पब्लिश किया. लगभग जो इनका प्रकाशन जो बेटा 13,000 जो पेजेस थे उसमें हुआ और इसके कई सारे खंड बनाए गए और इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 47 ईयर्स का टाइम लगा था. सो दिस इज द स्मॉल लिटिल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत. बच्चों, इसमें इस प्रोजेक्ट को करने पर दो बातें उभर करके सामने आती है. अब वो क्या चीज़ है? टू थिंग्स बिकेम अपेरेंट. देयर वर सेवरल कॉमन एलिमेंट्स इन द संस्कृत वर्जन ऑफ द स्टोरी. ये संस्कृत वर्जन के आधार पर ये जो दो बातें हैं ना वो निकल के आती है. फर्स्ट है देयर वर सेवरल कॉमन एलिमेंट्स इन द संस्कृत वर्जन ऑफ द स्टोरी. हमने अभी बात ही की थी कि संस्कृत के जो कई पार्ट थे उनके कई सारे जो वर्सेस थे उसमें सिमिलरिटी थी. Evident in manuscript found all over the subcontinent from Kashmir and Nepal in the north to Kerala and Tamil Nadu in the south. ये कहता है कि इससे ये बात स्पष्ट होने लगी थी कि जो पूरा कॉन्टिनेंट था, समूचा जो हमारा उपमहाद्वीप था, उसमें उत्तर में कश्मीर से और नेपाल से लेकर के दक्षिण में जो केरल और तमिलनाडु है, तब तक वहाँ तक कि सभी पांडुलिपियों में ये संस्कृत टेक्स्ट जिस पर बेस्ड है संस्कृत पर, उसमें हमें सिमिलरिटी देखने को मिली. फर्स्ट पॉइंट कि जो संस्कृत में जो वर्सेस लिखी गई थी उसमें सिमिलरिटी थी. सेकंड क्या है बेटा? आल्सो एविडेंट वर enormous regional variations in the way in which the text had been transmitted over the centuries. These variations were documented in footnotes and appendix to the main text. ये कहता है कि कुछ शताब्दियों के दौरान क्या हुआ कि महाभारत के जो प्रेषण थे, मतलब बोलने, उसको बतलाने की जो शैली थी, उसमें कई सारे क्षेत्र के आधार पर उस पर अंतर उभर करके आने लगे. अलग अलग क्षेत्रों में अब महाभारत को जो बताया जाने लगा था तो उसमें अंतर उभर करके आने लगे थे और इन जो अंतर का जो है कलेक्शन, इसको जो कंपाइल किया उन्होंने, इसको संकलन किया, उस संकलन को कहाँ किया? जो मेन पार्ट था महाभारत का उसके फुट नोट्स में उसको एंट्री कराया, उसके अपेंडिक्स के फॉर्म में उसको एंट्री कराया. जो संस्कृत की सिमिलरिटी थी वो तो एज इट इज़ रखा, लेकिन जिसमें डिफरेंसेस निकल के आ रहे थे उन डिफरेंसेस को महाभारत जो मेन डॉक्यूमेंट था उस मेन डॉक्यूमेंट्स के फुट नोट्स और अपेंडिक्स के फॉर्म में उसको ऐड करते चले गए. ठीक है. अब इसका परिणाम क्या हुआ कि करीब 13,000 जो पेजेस थे उसमें आधे से अधिक में इन्हीं चीज़ों का ब्यौरा था जिसमें डिफरेंसेस थे. ठीक. तो ये जो टू इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स के वो आपके साथ हमने अभी
शेयर किया। अब हम समझेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कॉलर्स। डियर स्टूडेंट्स, आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस प्रोसेस इज डिराइव्ड प्राइमरली फ्रॉम टेक्स्ट व रिटन इन संस्कृत बाय एंड फॉर ब्राह्मणस। ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उसमें हमारे एक बात समझ में आती है कि उन ग्रंथों पर आधारित है जो संस्कृत में ब्राह्मणों द्वारा उन्हीं के लिए लिखे गए थे। ये सारी प्रोसेस को समझने के बाद कहीं सिमिलरिटी मिल रही है और जहाँ सिमिलरिटी नहीं मिल रही है मतलब वो संस्कृत के ज्ञाता नहीं थे, संस्कृत के जानकार नहीं थे, इसीलिए तो वहाँ सिमिलरिटी नहीं देखने को मिली। वहाँ जो रीजनल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके रीजनल डिफरेंसेस को आगे बढ़ा करके लिखा गया उसको भी महाभारत के फुट नोट्स और अपेंडिक्स में ऐड कर लिया गया। Believing that everything that was laid down in this text was actually practiced, ये आपको मैंने हाईलाइट करके दिया बतलाया बेटा। तो इसको समझने के पहले आपको मैं एक बात और बतला देता हूँ कि जो फर्स्ट टाइम जो हिस्टोरियंस थे, पहली बार जो 19 और 20th सेंचुरी में जो इतिहासकार थे, उन्होंने जब पहली बार इस सोशल हिस्ट्री को समझने के लिए काम किया तो उन्हें ऐसा लगा कि ये जो टेक्स्ट में या ग्रंथ में एपिक में जो लिखा गया है वास्तव में इसी तरह का व्यवहार पहले होता रहा होगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, स्कॉलर्स बिगेन स्टडिंग अदर ट्रेडिशंस फ्रॉम वर्क्स इन पाली, प्राकृत एंड तमिल। अब धीरे धीरे इन्होंने पाली, प्राकृत और तमिल लैंग्वेज में के ट्रेडिशंस को पढ़ना शुरू किया। एंड दिस स्टडीज इंडिकेट दैट द आइडियाज कंटेन्ड इन नॉर्मेटिव संस्कृत टेक्स्ट वर ऑन द होल रिकॉग्नाइज एज अथॉरिटेटिव। अब इन अध्ययनों से एक बात तो स्पष्ट होकर के सामने आई कि भले ही वो प्राकृत, पाली और तमिल ग्रंथ में लिखा हो, लेकिन जितनी भी आदर्शमूलक बातें हैं अगर वो संस्कृत में लिखी गई है तो उसे रिकॉग्नाइज उसको रिकॉग्निशन मिलेगा, उसको आधारिक तौर पर उसकी पुष्टि होगी। ठीक है, दे वर आल्सो क्वेश्चन एंड ओकेजनली इवन रिजेक्टेड। अब बात यह है कि कभी कभी इनकी अवहेलना भी कर दी जाती थी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है स्कॉलर्स ने देखा कि संस्कृत को मेनली जो है रिकॉग्नाइज एज अथॉरिटेटिव लैंग्वेज के तौर पर उसके टेक्स्ट को भी अथॉरिटेटिव कैटेगरी में रखा गया। जबकि उन्होंने इस सोशल हिस्ट्री को जानने के लिए दे स्टडिंग अबाउट डिफरेंट वर्क्स विच वर prepared in Pali language, Prakrit and Tamil. Now in next slide, you can see the kinship and marriage, many rules and varied practices. Dear students, in this paragraph, we will learn about the families. Okay, we will get information regarding our families. आप अपने परिवार में भी देखते होंगे कि हर एक परिवार जो होता है वो एक जैसा नहीं होता है, सभी के परिवार एक जैसे नहीं होता है। There will be no identical, there will be no similarity in the families. Okay, तो आप इमेजिन करो कि आप किस तरह से अपने एक परिवार में, किसी फैमिली में 4 लोग हैं, किसी में 5 लोग हैं, किसी में 6 लोग हैं और सभी का जो एक्टिविटीज़ है वो डिफरेंट है। ठीक है, आप अपने फैमिली के मेंबर्स के साथ अपने रिसोर्सेज, अपने चीज़ों को शेयर करते हैं, आप सब मिलजुल कर के किसी भी फैमिली फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। इवन आप अपने रिलीजियस फेस्टिवल को भी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो बस इसी तरह से यू मे हैव नोटिस दैट नॉट ऑल फैमिलीज आर आइडेंटिकल, दे वेरी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। ओके, देयर रिलेशनशिप विद वन अनदर, सबके अपने एक दूसरे से अलग अलग संबंध हो सकते हैं। एज वेल एज द काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ दे शेयर। ऑफन पीपल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली शेयर फूड एंड अदर रिसोर्सेज। जो एक ही परिवार में रहते हैं लगभग सभी लोग भोजन और अन्य संसाधन आपस में मिल बांट करके इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, कई अनुष्ठान को एक साथ संपादित भी करते हैं। फैमिलीज आर यूजुअली पार्ट्स ऑफ लार्जर नेटवर्क ऑफ पीपल डिफाइंड एज रिलेटिव्स और टू यूज अ मोर टेक्निकल टर्म किनफोक। बच्चों, परिवार एक बड़ा समूह का हिस्सा होता है और जिन्हें हम क्या कहते हैं, संबंधी कहते हैं। और अगर तकनीकी भाषा का हम इस्तेमाल करें तो हम इन संबंधियों को क्या कहते हैं कि हमारे जाति के हैं, हमारे जातु समूह के हैं। हम इस तरह की से उसको इंडिकेट करते हैं। While family ties are often regarded as natural and based on blood, they are defined in many different ways. पारिवारिक जो रिश्ते होते हैं वो नैसर्गिक और रक्त से संबंधित माने जाते हैं। ठीक है, किंतु इन संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीके से भी की जाती है। आपने देखा होगा कि कुछ को हम कहते हैं कि हमारे चचेरा भाई है,
मौसेरा भाई है ना, तो ये खून का रिश्ता माना जाता है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अन्य समाज भी ऐसा ही माने। डियर स्टूडेंट्स, in this slide we will see about the attitude towards families and kinship। देखिए, हर व्यक्ति का अपने फैमिली और अपनी किनशिप के प्रति अलग रवैया होता है, अलग विचार होते हैं। तो हिस्टोरियंस उन्हीं चीज़ों को आइडेंटिफाई करने का, उसी को एनालाइज करने का कोशिश किया, जिसके आधार पर उसने सोशल हिस्ट्री को समझ पाया। हिस्टोरियंस कैन रिट्राइव इंफॉर्मेशन अबाउट एलिट फैमिली फेयरली इजीली। इतिहासकार जब विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो उनकी आसानी से मिल जाती है, किंतु जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, ओके, जो सामान्य लोग होते हैं, उनकी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ऑर्डिनरी पीपल का कोई हिस्टोरिकल एविडेंसेस अवेलेबल नहीं होता है। इट इज़ हाउएवर फार मोर डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट द फैमिलियल रिलेशनशिप्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। हिस्टोरियंस आल्सो इन्वेस्टिगेट एंड एनालाइज एटीट्यूड टुवर्ड्स फैमिली एंड किनशिप। इतिहासकार जो होते हैं वो परिवार, फैमिली और किनफोक, बंधुता, ये संबंधी जो विचार होते हैं ना, उस विचार, एटीट्यूड्स, उनको एनालाइज करता है। अच्छा, इनका इस पर स्टडी करने का क्या मतलब है? क्योंकि इससे क्या होता है, लोगों की सोच का पता चलता है। दिस आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू पीपल्स थिंकिंग, कि व्यक्ति, फलाना व्यक्ति क्या सोच रहा है, वो व्यक्ति क्या सोच रहा है, इसको जानने का मौका मिलता है। इट इज़ लाइकली दैट some of these ideas would have shaped their action just as actions may have lead to change in attitudes। समझो, जो इनके विचार होते हैं, इनके क्रियाकलापों को भी प्रभावित किया होगा। जैसा हम सोचते हैं, हम उसी तरह का काम भी करने लगते हैं, और इसी तरह व्यवहार ने क्या हुआ, विचारों पर भी असर डाला होगा। तो ये इन चीज़ों को जानने के लिए, सोशल हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हिस्टोरियंस बहुत सारे एविडेंसेस को बहुत ही सूक्ष्मता के साथ माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, और तब जा कर के वो हिस्ट्री को तैयार कर पाते हैं। हमने बेटा ये देखा फाइंडिंग आउट अबाउट फैमिलीज। नाउ वी विल सी अबाउट द आइडियल ऑफ पैट्रिलिनी। पैट्रिलिनी होता क्या है? पैट्रिलिनी किसको कहते हैं? पैट्रिलिनी मीन्स ट्रेसिंग डिसेंट्स फ्रॉम फादर टू सन, ग्रैंडसन एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब ये पितृवंशिकता का अर्थ ये होता है कि वंश की जो परंपरा है वो पिता के बाद उसका पुत्र, फिर उसका पौत्र, फिर प्रपौत्र, मतलब पिता का बेटा, फिर बेटे का बेटा, फिर उसके बेटे का बेटा, इस तरह से ये होती है पैट्रिलिनी। डियर स्टूडेंट्स, द महाभारत इज अ स्टोरी अबाउट दिस। ओके, इट डिस्क्राइब्ड अ फ्यूड ओवर लैंड एंड पावर बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ कजिन्स, द कौरवास एंड द पांडवास, हु बिलोंग टू अ सिंगल रूलिंग फैमिली। As you have seen on television, the Mahabharata is totally based on to feud over land and power between two groups. Okay, आपने युधिष्ठिर और दुर्योधन के बारे में पढ़ा भी होगा। ये दोनों कजिन ब्रदर्स हुआ करते थे और इनके फैमिली के मेंबर्स आपस में युद्ध कर बैठे थे। अ लिनेज डोमिनेटिंग वन ऑफ द जनपदास। Ultimately, the conflict ended in a battle in which the Pandavas emerged victorious। फिर इन दोनों में सत्ता को पाने के लिए युद्ध होता है और फाइनली पांडव जो है जीत के साथ उभर करके ये विजयी होते हैं। आफ्टर दैट पैट्रिलिनियल सक्सेशन वाज प्रोक्लेम्ड। अब आपने देखा कि इसके उपरांत क्या होता है कि पैट्रिलिनियल जो प्रोक्लेम करते हैं, मतलब पितृवंशिकता के जो उत्तराधिकार को उद्घोषित किया जाता है। हालांकि जो पितृवंशिकता है वो महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद था। ऐसा नहीं कि केवल महाभारत की कथा के आने के बाद ही पैट्रिलिनी को हम समझ पाए हैं, ये पहले से चली आ रही ट्रेडिशन था। महाभारत की जो मुख्य कथा वस्तु थी उसमें इसी आदर्श को और भी ज़्यादा स्ट्रांगली हमारे सामने प्रेजेंट किया। उसने बताया कि पैट्रिलिनी किस तरह से पहले से चली आ रही परंपरा और उसको बड़ी मजबूती के साथ और दावेदारी के साथ इस महाभारत की कथा में भी हमको बतलाया। While Patrilini has existed prior to the composition of the epic, the central story of the Mahabharata reinforced the idea that it was valuable. Under Patrilini, sons could claim the resources of their father when the latter died. बेटा पैट्रिलिनी में, पितृवंशिकता में, पुत्र जो होता है वो पिता की मृत्यु के बाद जितनी भी उसकी संसाधन होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, उस पर उसका अधिकार हो जाता है।
नाउ आई वांट टू कंटिन्यू दिस पार्ट. मोस्ट रूलिंग डायनेस्टीज क्लेम टू फॉलो दिस सिस्टम. कई जो राजवंश हैं बेटा वो भी पैटर्लिनी प्रोसेस को फॉलो करते थे, इसी ट्रेडिशन को फॉलो करते. ऑल्दो देयर वर वेरिएशंस इन प्रैक्टिसेस, समटाइम्स देयर वर नो सन्स. कभी कभी क्या होता था कि उनके पास उनका पुत्र नहीं होता था, तो पुत्र के नहीं होने पर उनका भाई उसका उत्तराधिकारी हो जाता था. अगर मान लीजिए भाई भी नहीं था तो उनके जो रिश्तेदार थे, बंधु बांधव, वो सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लेते थे. और कुछ विशेष प्रकार की परिस्थितियां देखने को मिली है. समटाइम्स अदर किंसमैन क्लेम्ड द थ्रोन एंड इन वेरी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस विमेन सच एस प्रभावती गुप्त एक्सरसाइज्ड पावर. और जब कभी योग्य रिश्तेदार भी न हो, बंधु बांधव भी न हो, तो फिर उस साम्राज्य की जो राजकुमारियां होती है या स्त्रियां होती है, वो उसको उस शासन व्यवस्था को अपने हाथों में ले लेती है. तो पैट्रिलिनियल प्रैक्टिसेस जो थी वो पहले से चली आ रही थी, जिसको हमने इस महाभारत के एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश किया. द कंसर्न विथ पैट्रिलिनी वाज नॉट यूनिक टू रूलिंग फैमिलीज. ये जो रूलिंग फैमिली में पैट्रिलिनी कोई नया कंटेंट नहीं था, ये कोई नई बात नहीं थी. इट इज़ एविडेंट इन मंत्रास इन राइचुअल टेक्स्ट सच एज द ऋग्वेदा. और ये तो ऋग्वेद से चली आ रही जो परंपराएं थी, कर्मकांड की परंपराएं, उस पर आधारित थी. नाउ वी विल सी अबाउट द रूल्स ऑफ मैरिज. हम अब यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि विवाह के क्या नियम थे बेटा. हमने देखा कि पुत्र जो था वो पैट्रिलिनी प्रोसेस के थ्रू, पैट्रिलिनी ट्रेडिशन के थ्रू सारी प्रॉपर्टी को गेन कर लेता था. बट डॉटर वर व्यूड रैदर डिफरेंटली विद इन दिस फ्रेमवर्क. परंतु यहाँ जो पुत्री है ना, वो अलग तरीके से वो व्यवस्था जो है उसकी अलग तरीके से देखी जाती है. दे हैड नो क्लेम्स टू द रिसोर्सेज ऑफ द हाउस होल्ड. एट द सेम टाइम मैरिंग दैम इन टू फैमिलीज आउटसाइड द किंग वॉज कंसिडर्ड डिजायरेबल एंड दिस सिस्टम कॉल्ड एक्सोगैमी. ओके, यहाँ क्या होता था कि जो पैतृक संसाधन होते थे उस पर लड़कियों का, पुत्रियों का कोई अधिकार नहीं होता था, और अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना यह अपेक्षित माना जाता था, ये ठीक माना जाता था. और इस प्रथा को क्या कहा जाता था? बहिर्विवाह, एक्सोगैमी. इस सिस्टम को एक्सोगैमी कहा जाता था. जब अपने गोत्र से बाहर अगर विवाह करते थे तो उसको एक्सोगैमी कहा जाता था. मीन दैट द लाइव्स ऑफ यंग गर्ल एंड वुमेन belonging to families that claimed high status were often carefully regulated to ensure that they were married at a right time and to the right person. ये ऊंची प्रतिष्ठा वाले जो परिवार होते थे, उनका कम उम्र की जो कन्याएं और स्त्रियां होती थी, उनका जीवन बहुत ही सावधानी से उनको रेगुलेट किया जाता था, नियमित किया जाता था, ताकि उनका सही समय पर और सही व्यक्ति के साथ उनका विवाह किया जा सके. This gave rise to a belief that Kanyadan or the gift of a daughter in marriage was an important religious duty of the father. अब इसका क्या प्रभाव हुआ? इसका प्रभाव ये हुआ कि कन्यादान यानी विवाह के समय कन्या का भेंट पिता के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य बन चुका था. ठीक है, रूल्स ऑफ मैरिज में आपने देखा एक्सोगैमी को डिज़ायरेबल कैटेगरी में रखा गया. आपने देखा कि डॉटर्स जो है उसको फादर के रिसोर्सेज में कोई भी क्लेम नहीं कर सकती थी. ठीक है, और एक्सोगैमी मैरिज को डिज़ायरेबल की कैटेगरी में रखा. आपने कन्यादान को समझा, आपने रिलीजियस ड्यूटी ऑफ फादर के तौर पर कन्यादान को समझा. बच्चों, विद द इमरजेंस ऑफ द न्यू टाउन सोशल लाइफ बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स. जैसे जैसे नए नगरों का उद्भव होने लगा, वैसे वैसे जो सामाजिक जीवन था वो अधिक और जटिल होने लगा. अब क्या हुआ कि जब इमरजेंस हुआ न्यू टाउन्स का, तो मार्केट्स ओपन होने लगे तो लोग दूर दूर के निकट के आपस में मिलने लगे, वस्तुओं सामानों की खरीद फरोख्त होने लगी, और जो नगरीय परिवेश था उसमें आचार विचार का आदान प्रदान होने लगा. सोशल लाइफ बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स. पीपल फ्रॉम नियर एंड फार मीट टू बाय एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड शेयर आइडियाज इन द अर्बन मिलेयू. दिस मे हैव लीड टू अ क्वेश्चनिंग ऑफ अर्लियर बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस. जब ये सब लोग मिलने लगे आपस में, तो इससे होने ये लगा कि जो पहले से चले आ रही जो बिलीफ्स थे, ट्रेडिशंस थे, बिहेव प्रैक्टिसेस थे, इन सब पर जो है विचार होने लगा और इन पर क्वेश्चन मार्क लगने लगा. तब क्या किया गया? द ब्राह्मण रिस्पॉन्डेड बाय लेइंग डाउन कोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर इन ग्रेट डिटेल. अब इसके बाद ब्राह्मणों ने इन आचार संहिताएं तैयार की, ब्राह्मणों ने समाज के लिए,
और इन ब्राह्मणों ने जो आचार संहिता तैयार की थी उसका विशेष पालन करना होता था, बाकी सभी समाज को भी इसका अनुसरण करना पड़ता था। ठीक है, तो ये फ्रॉम द 500 BC दिस नॉर्म्स वर कंपाइल्ड इन संस्कृत टेक्स्ट नोन एज द धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्रास। तो जो आज कोड कंडक्ट्स लिखे गए, कोड ऑफ कंडक्ट्स फॉर द सोसाइटी, दे वर नोन एज द धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्रास। ये 500 ईसा पूर्व के आसपास, 500 ईसा पूर्व में इन मानदंडों का जो है संकलन किया गया धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के नाम पर। और ये किस लैंग्वेज में किए गए बेटा? ये संस्कृत में किए गए थे। द मनुस्मृति वाज द कंपाइल्ड बिटवीन 200 BC एंड 200 CE। ये 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में जो है ना मनुस्मृति, ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण थी, इसका संकलन इसमें किया गया। रूल्स ऑफ मैरिज। धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र बेटा हमें मैरिज के बारे में बताते हैं। द धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्रास रिकॉग्नाइज एज मैनी एज 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज। Of these, the first 4 were considered as good, while the remaining were condemned. It is possible that these were practiced by those who did not accept Brahmanical norms. बच्चों, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र जो हैं 8 प्रकार के विवाह के बारे में स्वीकृति देते हैं। उसमें से जो पहले 4 हैं वो बहुत गुड कैटेगरी में रखे, उन्हें उत्तम माना जाता है, और बाकी को निंदित, कंडेम किया जाता है, उसको उतना शोभित नहीं माना जाता। तो संभव है ये है कि जो बाकी के 4 बचे थे, है ना, जिसको कंडेम किया गया, वो उसको कौन फॉलो करता रहा होगा? इनको वो लोग फॉलो करते रहे होंगे जो ब्राह्मणिकल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते थे, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। ठीक है। 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज, उसमें जिसको मनुस्मृति में बतलाया गया है। हियर आर द फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ फॉर्म ऑफ मैरिज फ्रॉम द मनुस्मृति। फर्स्ट को समझिए। The gift of a daughter after dressing her in costly clothes and honoring her with presents of jewels to a man learned in the Veda whom the father himself invites। ये कहता है कि कन्या का दान करना पहला विवाह में बहुमूल्य वस्त्र और अलंकारों से उसको विभूषित कर उसे वेदज्ञ वर को प्रदान कर दिया जाता है, और जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहता हूँ, ऐसे वर को जिसको आमंत्रित किया गया फर्स्ट कैटेगरी में। Fourth, the gift of her daughter by the father after he has addressed the couple with the text। चौथा विवाह जो होता है बेटा, वो पिता जो होता है वर वधू उनको यह कह के कहता है कि मे बोथ ऑफ यू परफॉर्म योर ड्यूटीज टुगेदर, कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो। और इसके बाद वो अपनी बेटी का कन्यादान जो है वर के सम्मान में कर देता है। फिफ्थ, व्हेन द ब्राइडग्रूम received a maiden after having given a much wealth as he can afford to the kinsman and to the bride herself according to his own will। पांचवा जो है बेटा, वर को वधु की प्राप्ति तब होती है जब वो अपनी क्षमता व इच्छा के अनुसार उसके रिलेटिव्स को या स्वयं वधु को धन प्रदान कर दे, तब उसके बाद उनका विवाह होता है, तब ये 5th कैटेगरी का। और 6th है द वॉलंटरी यूनियन ऑफ अ मैडन एंड हर लवर विच स्प्रिंग फ्रॉम डिज़ायर। ये स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से, संयोग से, ठीक है, उस पर आधारित जो है। इस तरह से ये 4 मैरिजेस इस तरह की जिसको कि मनुस्मृति में डिस्क्राइब किया गया। नाउ दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस सेशन। टाइप्स ऑफ मैरिजेस बेटा, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मैरिजेस। नंबर 1, एंडोगैमी, एक्सोगैमी, पॉलीगैमी एंड पॉलिएंड्री। Exogamy refers to marriage within a unit. This could be a kin group, caste or group living in the same locality। ये इसको अगर हिंदी में कहा जाए एंडोगैमी को अंतर्विवाह। अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं, और यह समूह एक गोत्र, कुल या एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों को का हो सकता है। यह हो गया एंडोगैमी। एक्सोगैमी जो बहिर्विवाह जो होता है गोत्र से बाहर करने को कहते हैं एक्सोगैमी। एक्सोगैमी रिफर्स टू द मैरिज आउटसाइड वंस ऑन ग्रुप और कीन, जो अपने गोत्र से बाहर विवाह कर ले, एक्सोगैमी। पॉलीगैमी इज द प्रैक्टिस ऑफ अ मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स। एक पुरुष जिसकी कई सारी पत्नियां होती है और वो अगर इस तरह के विवाह करता है वो पॉलीगैमी की कैटेगरी में आता है। पॉलिएंड्री इज द प्रैक्टिस ऑफ अ वीमन हैविंग सेवरल हस्बैंड्स।
एक ऐसी स्त्री जिसके अनेक पति हो, इस पद्धति को बहुपति विवाह पद्धति भी कहते हैं। तो बेटा ये टाइप्स ऑफ मैरिजेस थी और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ ना आया हो तो गूगल क्लासरूम के जहाँ जहाँ ये लिंक दी जाएगी उसके जस्ट नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए, उसका सॉल्यूशन आपके सामने भेज दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।